अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और जब आप बात कर रहे होते हैं और ये जब आपकी कानों में आवाज़ें आ रही होती है तो आप प्रॉपर बोल नहीं सकते, तो अब मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, आवाज़ें बंद हो गई हैं। अच्छा जी, आप हमारी फैमिली हैं और आपके साथ हर सैटरडे संडे मैं होती हूँ, तो ऐसे लगता है एक अपनों के साथ में होती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जब कुछ हो रही होती हैं तो मैं बोल भी जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आप मेरे अपने और आप हर चीज़ को बस इसी तरह से ले लेते, कोई इतना मसला नहीं होता। अच्छा जी, साथ साथ आपको बताती चलो शो का आगाज़ हो चुका है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब हैं, तजियाकार हैं। सिर्फ चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, उसके अलावा भी मैं बहुत सारी बीमारियों पे बात करती हूँ। एक ये नहीं होता कि बच्चों की बीमारियाँ और बच्चों के वो स्पेशल डॉक्टर हैं तो मैं उस हवाले से बात करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत सारी बीमारियों पे उनसे बात करती हूँ। जिस तरह से कोरोना पे हम लोगों ने बहुत सारी बात की, कोरोना की अवेयरनेस आपको डॉक्टर साहब ने इतनी ज़्यादा दी कि हमें एकदम से ऐसा फील होता था कि अच्छा अब कोरोना तो और बढ़कर आ रहा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से अपने आप को सेव किया जाता है, या किस तरह से जिन लोगों को कोरोना है वो किस तरह से बचेंगे। तो ये सारी अवेयरनेस भी आपको डॉक्टर साहब से मिली और भी काफ़ी सारे टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज भी हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, पर उससे पहले मैं उनको वेलकम कर लूँ। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक? बिल्कुल एवरग्रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रेमोटिक फीवर ये कौन सा वाह। फीवर होता है? मैंने तो इसका नाम आज पहली बार सुना है। अच्छा ये अच्छा। ये कैसा फीवर होता है? इसमें क्या होता है? ये कोई सही स्पेसिफिक कोई एक तकलीफ होती है उस फीवर को कहा जाता है? किसी एक जगह में सही। ऐसी तकलीफ होती है? क्या देखिए, होता एक तो ये कि फीवर है ना, है? ओके। बुखार हो गया ना। हाँ। लेकिन जब ये रिलेट हो जाता है कुछ सर्टेन स्पेशलिटी से, जैसे रोमेटिज्म, हाँ। एक शोबा है, डिपार्टमेंटल जी। डिजीज एक शोबा पूरा, तो उसको रोमेटिज्म कहते हैं हम ठीक लोग। है। ये ज़्यादातर जॉइंट पेन को, जॉइंट को ओके इन्वॉल्व करता ओके। है, और ये इतने डेंजरस है कि कार्डिक को भी इन्वॉल्व करता है, जॉइंट को करता है, और ये अनट्रीटेबल बीमारी कहलाती है। रोमेटिज्म की जो है वो अनट्रीटेबल है। जैसे रोमेटिक आर्थराइटिस एक बीमारी होती है जोड़ों की, वो अनट्रीटेबल है, वो उसका इलाज नहीं इलाज है। नहीं है। हाँ, तो वो चलता ही रहता है ना, लॉन्ग टर्म डिजीज कहलाती है। अब वो कुछ चीज़ें उसका आ पेन गई भी हैं। बहुत होता है। हाँ, उसमें अब कुछ चीज़ें आ गई हैं कि जो हम देते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देते हैं तो कुछ कवर हो जाता है ना। इसी तरह की ये रोमेटिक फीवर हो गया। फीवर ये असल में गले से रिलेटेड है। गले की जो बीमारियां हैं, हम कहते हैं कि गले की बीमारियां चलो कुछ नहीं है, थोड़े टॉन्सिल्स हो गए हैं, थोड़ा फेरिंजाइटिस हो गया, तो उसमें खांसी नज़ला हो गया, बुखार हो गया, उसको देख लिया, ट्रीट कर लिया, कुछ दवाइयाँ ले लें। कुछ काउंटर सेल होती है, कोई खुद जाके ले, सेल मेडिकेशन में कुछ जाके खुद ले आते हैं जाके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बीमारियाँ, गले की वो बीमारियाँ जो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की वजह होती है, इनकी जो बड़ी वजह इनकम्प्लीट है। यानी आपने गले की बीमारी, गले में दर्द हुआ, आपने मेडिसिन ली, उसके प्रॉपर नहीं मैनेज हुआ, जैसे तो हम लोगों उसका की आदत रिकरेंट है। हो गया। हाँ, जैसी आदत है। आदत है बिल्कुल कि एक अगर डॉक्टर हमें बिल्कुल। कोई कुछ दिनों का पूरा बताते हैं कि ये दवाई लेनी है और हल्का सा आराम आता है, तो हम कहते हैं हम चलो कहते हैं छोड़, दवाई काफी छोड़ दो। हो गया, या नीम हकीम खत्म, या हल्का डॉक्टर हकीम हाँ साहब ने ले ली, तो हाँ। उसमें ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। फिर ये बीमारियां आपने जैसे सुना होगा, गठिया का मर्ज एक पहले जी होता था, जी। वो इसी की वजह से होता था, इसी बीमारी में होता था वो। इसी तरह हमारे किडनी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, गुर्दे की बीमारियां हो जाती हैं, ज्वाइंट बीमारियां हो जाती हैं। ये सब जो है रोमेटिक फीवर में आती हैं। अच्छा। रोमेटिक फीवर की कॉम्प्लिकेशन कहलाती है ये। और ये सारे गले की बीमारियां जो इस हवाले से होती हैं, हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक हम करते हैं एक्यूट कंडीशन होता है, एक सब एक्यूट होता है, एक क्रोनिक हो जाता है। एक्यूट वो होता है कि जो विद इन वीक या हफ्ता 10 दिन में होते हैं और ठीक हो जाती हैं, ठीक हो जाता वो कंप्लीट ठीक हो जाती हैं। ठीक। यानी आप अच्छे डॉक्टर के पास गए, आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लिया, वो खत्म हो गई। ठीक है। एक वो ट्रीटमेंट है जो इनकम्प्लीट होता है, आपने कुछ दवाइयाँ ले ली, एनाल्जेसिक ले ली, हल्की फुल्की एंटीबायोटिक ले ली, और वो भी प्रॉपर नहीं ली। तो फीवर तो देखिए, जो भी आप एंटीबायोटिक लेंगे, कोई एनाल्जेसिक लेंगे, और या ऐसी दवाई जो जिसको जो है वो हल्का सा आपकी सपोर्ट करे आपकी बॉडी को, तो बुखार उतार देती है। तो हम समझते हैं कि हम सही हो गए, है ना। तो ये बीमारियां जो होती हैं ये रिकरेंट करती हैं, दोबारा फिर आ जाती हैं। अच्छा, जब रिकरेंट होंगे, बार बार दोबारा आएंगी, तो इसमें खास किस्म का जरासीम डेवलप हो जाता है। अच्छा। ये जब जितनी बीमारियां, इसमें खास बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको कहते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकल पायोजिन। स्ट्रेप्टोकोकल पायोजिन का मतलब ये होता है कि ये एक जो है पायरेक्सिया मतलब फीवर करता है ये, और गले का एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई कहलाता है इसमें।
ये बात सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीवर होता है। इसकी भी बात किस्में होती हैं। अच्छा, इसकी भी किस्में होती इसमें उसमें से एक खास किस्म ए होती है और उसमें एक होता है बीटा हेमोलिटिकस, वो ये बीमारी का खाती है। ये बारीक ही है ना, अब हर डॉक्टर इसके डीप में नहीं जाता। हाँ, जो डीप में जाएगा उसे पता होगा कि ये चीजें हैं, तो फिर ट्रीटमेंट उस तरह से होगा। उसके तरह होगा। अब हम तो बैठे ही बच्चों को डॉक्टर के बन के, हमने तालीम ही ली, हम तो शुरू से इसके मुतालिक जानते हैं। तो अब ये नई नई डेवलपमेंट हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज इसको टॉपिक ये रखा कि हम इस पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो रिकरेंट यानी रिपीटेड जो इन्फेक्शन होंगे उनमें ये रिपीटेड इन्फेक्शन में रिमेटिक फीवर डेवलप हो जाएगा। खास किस्म का मैंने बीटा स्ट्रेप्टोकोकल का हेमोलिटिक का ये खास एक रिंग बना देता है हमारे यहाँ इन्फेक्शन के बाद। वो जो इन रिंग जो बनती है वो खास बीमारियां डेवलप करती है। इसमें तीन चीजें जा जाती हैं। एक बीमारी हमारी दिल की तरफ जाती है, एक बैक्टीरिया हमारे जॉइंट पेन की तरफ चला जाता है, और एक हमारा किडनी प्रॉब्लम की तरफ जाता है। डॉक्टर साहब, गले की कोई भी बीमारी जो है वो क्या स्टमक को डिस्टर्ब करती है? ऐसा है? देखिए, स्टमक का ताल्लुक कोई बीमारी गले से नहीं है, नहीं। ना। हमारी चीजें आप इतना जरूर कर लें कि जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं या कोई फर्ज कर लें हम एक सिंपल एनालिसिक ले रहे हैं, देखिए मैदा से गुजर के ही जाना है जी। तो लिहाजा मैदा तो इफेक्टिव होगा क्या एंटीबायोटिक से भी हो सकता है, गोलियों दवाई से भी हो सकता है, इवन डाइट से हो जाएगा, ठंडा गर्म पानी से भी हो जाता है। समझे ना, बहुत सी गर्म चीजें खा ली आपने तो वो हो गया, आपने बहुत चिकन खा ली तो मालूम हुआ कि वो हार्टबर्न शुरू हो गया और मैदे पे जो है वो जलन शुरू हो गई है ना, या इम्प्रॉपर टाइम पे कुछ ले लिया आपने, तो मैदा तो हमारा मुतासिर होता ही है। हमें मेडिसिन ऐसी करनी चाहिए बीमारियों में कि हम मैदे को सेव करते हैं। मेरा एक खुसूसी तौर पर एक जो है मेरी हैबिट है ये ट्रीटमेंट की, कि जब भी मैं किसी को मेडिसिन देता हूँ यूजुअली मैं मैदे का प्रोटेक्शन के लिए दौड़ देता हूँ। इससे फायदा ये होता है कि मेरा मरीज जब भी आता है वो कहता है कि सर सब कुछ लिया, मैदा मेरा सही है। तो इससे बड़ा एडवांटेज होता है। और जब पेशेंट कहते हैं कि साहब ना जो है हम फलानी दवाई भी लेते हैं, तो हम कहते हैं कोई दवाई मेरी के अलावा कोई दवाई नहीं लो, मैं सब दे रहा हूँ आपको। इसकी वजह ये होता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वही बेटर जो है वो क्योर डेवलप करता है ना। तो अब टॉन्सिलाइटिस हो गया, मैंने कहा अब ये जो टॉन्सिलाइटिस रोमेटिक फीवर वाला ये है सब एक्यूट रिकरेंट इन्फेक्शन, सेकंड कैटेगरी में आती है ये। अच्छा, जब वो पुराना हो जाता है क्रॉनिक तो टॉन्सिल बढ़ जाता है, उनका साइज बढ़ जाता है, वो हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं, वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। जो सर्जरी से पहले सब एक्यूट वो इसमें आ जाते हैं, इस कैटेगरी में आ जाते हैं, रोमेटिक फीवर में आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, बुखार होगा, तेज बुखार आता है और ये रुक के आता है, यानी हफ्ते दिन आपने इलाज किया, फिर इसके बाद आपने कहा आप सही हो गए, आप 15-20 दिन के बाद फिर बुखार आना शुरू हो गया। आपने कहा ये क्या बुखार हो रहा है, फिर आपने देखा गले में आपके दर्द शुरू होगी, आपने कहा फिर डॉक्टर के पास गए, आपने कहा ये क्या हो रहा है, कहने लगे चलो कुछ नहीं, हल्का फुल्का दोबारा हो गया। अब उसको सेंस नहीं हुआ कि मैं ये बीमारी किस तरफ जा रही है, उन्होंने फिर उसको कोई सपोर्टिव थेरेपी दे दी, फिर उसको 15-20 दिन के बाद वही सेम चीज। अब क्या हुआ, दिल की धड़कन बढ़ने लग गई, पैल्पिटेशन होने लग गया उसको क्या हुआ, ज्वाइंट पेन होने लग गया उसको क्या हुआ, उसका यूरिन कम होने लग गया। अब जो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है मुझे, अब जब आपके पास आया, डॉक्टर के पास आया, अब जो हमने देखा तो हमने डिटेक्ट किया कि ये तो रोमेटिक फीवर की तरफ जा रहा है। तो इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होता है। हाँ, उसको हम जोन्स क्राइटेरिया कहते हैं। उसमें ये होता है कि कार्डियाटिस यानी पैल्पिटेशन ज्यादा होगी दिल की, उसके साथ आपकी जो है सॉरी दिमाग पे भी असर करती है। अच्छा, ये दिमाग पे भी असर करती है। कोरिया ऐसे हम कहते हैं, कन्वर्जेंस को कहते हैं, यानी आप यूँ समझें कि आपकी जो हाथ की कोरिएटिव मूवमेंट जो होंगे जैसे होंगे लहराती मूवमेंट, हर अजीब व गरीब मूवमेंट्स होंगे हाथ की समय। तो ये बच्चे अमूमन होते हैं, तो ये इसमें बच्चे जैसे इन बिटवीन 5 साल और 15 साल के दरमियान होता है, तो वो अजीब व गरीब रात को उड़ जाते हैं, ये उठ के चल रहे हैं, ऐसे घूमते हुए चल रहे हैं, हाथ पे कर रहे हैं, तो खास किस्म का ये कोरिया कहलाता है ये मूवमेंट। उससे जब वो आप डॉक्टरों के पास आके कहते हैं कि साहब ये क्या कर रहा है, रात को ये उड़ जाता है बच्चा और निकल जाता है, खिड़की में आ जाता है, ऐसे करता है, तो इसको पता नहीं होता। तो ये बहुत एक क्लिनिकल फीचर है। अगर ये हो रही है तो डेफिनेटली ये बच्चा जो है या ये जो पेशेंट है ये रोमेटिक फीवर में जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये एक साइन हो गई, दिल की साइन हो गई, एक कोरेटिक साइन हो गई, एक उसमें सब नोडुल स्किन पे कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो एक स्किन के प्रॉब्लम, ये जरूरी हैं 2 पॉइंट हैं। उधर फीवर आ गया आपका, गले में दर्द आपके हो गए, फिर आप लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, उनमें आपको पता कर लेते हैं आप ये सब चीज़ें।
तो ये अब ये देखें कि अगर फर्ज कर लें दिल की धड़कन बढ़ रही है तो ये कोई इतना आम नहीं है कि आप जाएंगे गोली दी आपने वो कर ली। आपको ये जो फीवर है स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से जो हो रहा था इसको ट्रीट करना पड़ेगा, और ये जो ट्रीटमेंट है इसका बहुत ही डिफिकल्ट है। समझना इसकी वजह क्या है, डिफिकल्ट इस हवाले से है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कहलाता है। यानी अगर एक मरतबा हो गया तो ये जरासीम एकदम नहीं जाएगा, कम से कम 5 ईयर्स लेता है ये। 5 ईयर्स, 5 साल। 5 साल लेता, पहले 20 ईयर्स, पहले 20 ईयर्स होता था। अब ज्यादा माशाल्लाह तरक्की हो गई, एडवांसमेंट हो गया साइंस में, तो 5 साल है। बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि जब ये हम साल 1.5 साल में सही होंगे, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि जल्दी सही होता है। मुझे पता है जब होगा रुक के फिर आ जाता है बीमारी, तो वो इसी तरीके से होता है। इसके ट्रीटमेंट तो सिंपल है, पेनिसिलिन देते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म पेनिसिलिन आती है, 1 मंथ, 1 महीने में एक बार हम लगाते हैं उसे, और वो उसका 4-6 महीने के बाद ये सब चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे केसेस जो नहीं डिटेक्ट होते और कम से कम उनको 1-2 साल हो जाता है, भाई किसी ने देखा ही नहीं, डिटेक्ट ही नहीं किया, तो उससे क्या होता है कि उनका कार्डिक प्रॉब्लम, दिल के मसले उनके डेवलप हो जाते हैं। अब उसमें दिल के जो मसले खड़े होते हैं, जो हम कहते हैं ना पैल्पिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, उसके अंदर उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बाहर की झिल्ली है दिल की, वो खराब होती है, ऊपर से जो वाल्व्स हैं वो खराब होते हैं। जब एक मतलब वाल्व खराब हो जाते हैं तो हम लोग, पहले के लोग इसको कहते थे गठिया का मरज, और गठिया के मरज में डेथ हो जाती है। हाँ, वो वाल्व इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि वो बिल्कुल उनको वेल्वुलर डिजीज में बदल जाते हैं, और फिर हम लोग उनको जब रिप्लेस भी करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट उसको रिप्लेस भी करता है, तो भी बाद वक़्त जो है वो क्योर नहीं होता। इंतहाई डेंजरस बीमारी मानी जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि गले को आप अपना साफ रखें। हाइजीन की एक अहम जो है एक काइंड जो है वो गले को साफ रखना है। हमने याद है कि एक प्रोग्राम में माउथ को हमने कहा था, आपने पूरे बहुत से सवाल और सब किए कि भाई सारा माउथ कैसे साफ करते हैं, ये भी गले का हिस्सा है। जिनके लोगों के माउथ वाज अच्छे हैं, माउथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफाई अच्छी है सुबह शाम, और जिनके गले साफ होते हैं बार बार और कुछ डाइट का ख्याल रखते हैं, वो इस बीमारी से बड़ी अच्छी प्रिवेंशन उनमें होती है उनकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे ही अगर कोई बीमारी आती है, बाज़ औक़ात ये नहीं है कि हम लोगों में नहीं आ सकती, जो बिल्कुल हाइजीन कंडीशन है उनकी बेहतर है, वो नहीं है। ये तो जरासीम से हो रही है ना। हाँ, हो सकती है। तो ये तो जरासीम, आप साफ सुथरे बिल्कुल, फिर भी आपको हो सकती है। तो उसके लिए मैंने कहा कि हम टेस्ट जब कर लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल आ जाता है सामने, उसको फिर उसके हिसाब से मैंने एंटीबायोटिक बताई आपको, हम वो कर लेते हैं। और पूरी कोशिश ये करते हैं। इसमें एक पेशेंट इसमें ये भी होता है कि बड़ा हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी कम होने लग जाता है, मरीज का कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, वजन वेट लॉस होने लगता है, जबकि तमाम दूसरी बीमारियों में वेट गेन होता है, इसमें वेट कम होता है। अगर एक बच्चा आपके साथ पास आ रहा है और आप वो कमज़ोर भी हो, गले की बीमारी है, तो उसके लिए आप रिमेटिक फीवर का टेस्ट ज़रूर कराते हैं हम लोग जो होता है। और हम देखते हैं कि भाई ये अच्छा, ये बीमारी का ख़ास बात ये कि ये दूसरों को नहीं लगती। अच्छा, अगर एक बीमारी एक घर में है तो ये नहीं होगा कि जो दूसरा फर्द को भी होगी, लेकिन इसमें जेनेटिक होता है। अच्छा, ये जेनेटिक होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोमेटिज्म जो होती है, बीमारियां डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि किसी न फैमिली में होंगी। यानी आपके जो बड़े रिलेटिव जो लोग हैं उनमें किसी न किसी को पाई जाएगी, तो आपके दूसरी तीसरी नस्ल में उसको हो जाएगा, बच्चों को हो जाएगा। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। मेरे एक ख़ास फैमिली पेशेंट की उनको हुई, उनकी दूसरी नस्ल में, यानी इसके भाई के बच्चे में हुई। यानी आप देख कितना ट्रांसफ़र करके दूर गई है बीमारी। तो बड़ा केयरफुल होना पड़ता है इन चीज़ों में। ये इस तरह से होते हैं, जैसे बाहर सीरियस बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गए हैं, दूसरे होते हैं, वो भी फैमिली वाइज होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये जानलेवा भी है ये बीमारी? क्या इसमें जान का भी खतरा है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट और सही जगह से अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, तो क्या ये जानलेवा भी? बिल्कुल, ये जानलेवा भी होती है ये। और मैंने बताया कि जानलेवा रेमेटिक फीवर नहीं होता, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है वो हो रही है। जैसे किडनी में चला गया तो किडनी फेलियर हो गए, तो वहाँ डेथ हो सकती है। इसी तरह कार्डाइटिस हो गया, कोई तो डिफ्यूजन हो गई, और वेल्वुलर डिजीज मैंने बताया उसमें हो गए, वेल्व जो है वो बिल्कुल डिफॉर्म हो गए, तो उसमें डेथ हो सकती है इसमें। और इस तरह ब्रेन है, दिमाग है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाते हैं, उसमें डेथ नहीं होती, उसमें जो लाइफ पैरालाइज हो जाती है, आप नॉर्मली चल फिर नहीं सकते, इसलिए कि वो आपको जो न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग वो डेवलप हो जाती हैं, तो वो मेंटली और फिजिकली सेट नहीं होता, तो उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है।
डेथ जो होती है कार्डिक प्रॉब्लम, दिल की बीमारी की वजह से ज़्यादा होती है। किडनी के 2 नंबर पे किडनी की बीमारी में डेथ होती है। तो लेकिन ये डेथ का जो रेशो है अबाउट 20 ईयर्स है। अच्छा। हाँ, 20 साल से पहले मैंने नहीं देखी कि इनमें कोई डेथ हो जाती हो। इसकी वजह ये कि ये जो बीमारी सभी की पहले अब स्टार्ट हुई, महीना 1.5 महीना 2 महीने बाद तो डिटेक्ट हुई बीमारी, फिर आपने दवाइयाँ देते रहे, फिर आप वो देते रहे, वो सही हुई, फिर ख़राब हुई, फिर सही हुई, ख़राब हुई, फिर आपने नहीं शुरू की, फिर आप भूल गए आप उसको। अच्छा, ऐसे केसेस जो अनट्रीटेड थे, यानी आपने कहा यार कोई बात नहीं, इसको हम नहीं करा रहे, या डिटेक्ट ही नहीं हुई, ठीक है। आप आए 3 साल बाद आ रहे हैं, 3-4 साल बाद कह लें आपने कहा घूमे पे, कह लेंगे सर ये क्या हो रहा है इसको, इसकी धड़कन इतनी तेज हो जाती है ना, ये चल सकती है ना बैठ सकता है पेशेंट मेरा। वो ये बच्चियों और बच्चों दोनों को हो सकती है, यानी बेटियों को भी बेटों को भी, जो 5-6 साल हैं, 10-12 साल के, इनको स्कूल गोइंग जो होते हैं इनमें होती है। क्यों? बीमारियां गले की इन्हीं लोगों में ज़्यादा होती हैं, इसलिए कि ये बेतुकी चीज़ें खा लेते हैं, है ना, वहाँ से ही हो गया, ठंडा पानी ले लिया, दूसरी चीज़ ले ली, सोर थ्रोट हुआ, फिर वो बीमारी लग जाती हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो बिलो 1 ईयर है या 2, उनको ये बीमारी नहीं होती। अच्छा। हाँ, अच्छा, ओल्ड एज में हो जाती है, क्योंकि फिर वो सब चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, तो उनको उस एज में हर चीज खाने का दिल भी करता है, तो वो सारी चीजें खाई जाती है जो जवानी में नहीं अच्छा, खाई इलाज जाती। में नहीं करते, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ। तो उनमें चांसेस बन जाते हैं, बढ़ जाता है, किडनी फेलियर के चांस बन जाते हैं इसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बीमारी को पूरा डेवलप जो होती है इसको शुरू में कंट्रोल में करना चाहिए, और इसकी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर ही इसको डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जो सर्जरी पे पेशेंट जाता है, क्या सर्जरी के बाद भी चांसेस होते हैं दोबारा होने के? हाँ, देखिए ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा कि इसकी 3 किस्में बताई थी ना, तो सर्जरी जो है 3rd किस्म पे होगी। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रोनिक हाइपरट्रोफिक टॉन्सिल, मतलब जो खतरनाक लेवल पे जी हाँ, जाती है, तो वो साइज उनका बढ़ जाता है। अब वो साइज बढ़ेगा तो जरासीम भी होते हैं उसमें, तो उसकी सर्जरी लाजमी, फिर आप उनकी सर्जरी करा दें, तो उससे ये होगा कि फिर आप जो है ब्लड टेस्ट कर लें कि उसमें वो जरासीम है या नहीं है। अगर वो जरासीम आ गया तो इलाज तो होगा, फिर बिल तो हाँ, इलाज तो होगा लाजमी, क्योंकि इलाज इसलिए होगा कि वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। वो भी 5 साल हो गए इलाज, हाँ, सर्जरी के बाद भी 5 साल? बिल्कुल 5 साल हो गए। हाँ, अगर ये इसकी एसोटाइटल जो इनके जरासीम है, एक खास टेस्ट होता है, ये एसोटाइटल हम लोग कहते हैं, उसका रेट अगर ज़्यादा है, अब 200 है, 400 पे पहुंच गया, 800 पे आ गया, हमने 800 देखे, 1600, 1600 तक देखे, बहुत डेंजरस केस होते हैं वो, है ना, बहुत टाइम लेते हैं रिकवर होने में। लेकिन अगर आप जल्दी आ गए, 400 की फिगर है, तो वो जल्दी कवर होगा, लेकिन वो भी 5 ईयर्स है। हाँ, मैंने देखा कि जिन लोगों ने नहीं किया ट्रीटमेंट और जो चले गए और फिर बाद में आए तो उनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी थी, हार्ट प्रॉब्लम आ गए उनके, उनके जो है जॉइंट ज़्यादा ख़राब होने लगे। तो मैं कहता हूँ कि अगर डॉक्टर की एक बात है, आप नहीं समझ रहे हैं तो आप डॉक्टर को बदल लें, कोई और जो अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन उसको बताएं कि ये डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहा है ये मर्ज को, ताकि वो उसको फर्दर जो है उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करे। ये नहीं होगा कि नहीं नहीं वो छोड़ दो उस चीज़ को, गले का है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ये बड़ी ख़तरनाक बात है ये, तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें हम और डिटेल में भी बात करेंगे, पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के लिए भी ये सवाल है जो मुझे देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ मेरे फैमिली से भी एक है हमारे करीबी बहुत अच्छे जानने वाले, उन्होंने कहा कि मेरी उनसे कुछ बात हुई और बल्कि मैंने आपसे ही दवाई का पूछा और हुआ ये कि अब लोगों के जहनों में ये चीज़ है कि एंटीबायोटिक जो होती है वो एक आपको जो एक कोर्स दिया जाता है, 5 दिन का हो, 8 दिन का हो, या उससे ऊपर का जो 1-8 दिन जो भी है, उसके बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद खाने के बाद जो है ना आपको और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये लोगों का कहना है। अब उस टाइम तक आप बिल्कुल ठीक हो गए तो डन है, और अगर आप ठीक नहीं हुए हो तो आपको रोकना है। अच्छा, ये हम लोगों के जहनों में ये बात बसी हुई है कि ये कोर्स अगर इतने दिनों का है तो हमने इतने दिन ही खाना है, और इसको खाने के ऊपर जब हम ऊपर दिन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, इसी के साथ दूसरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि इस तरह की मेडिसिन खाने के बाद आपके जो किडनी है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो ये दोनों सवालों का थोड़ा सा जवाब दें हमारे देखने वालों। बिल्कुल सही है। देखिए, अच्छे डॉक्टर की पहचान ये है कि आपका मर्ज डायग्नोस करे जी। अच्छा, जब आपका डायग्नोस हो जाता है तो एंटीबायोटिक को भी यूज़ किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, उसका टेस्ट भी होता है, कल्चर CS टेस्ट होता है, उसमें आ जाता है। या अगर वो नहीं आता है तो हम लोग अपनी नॉलेज से देख लेते हैं
कि इसमें ये जरासीम आ रहा है, और उस जरासीम को और जो बीमारी आ रही है उसको हम समझ जाते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या है। जैसे अभी मैंने टॉन्सिलाइटिस का जिक्र किया, अब ये हुआ ही उनको था जिन्होंने इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक ली थी, है ना। अब उनको की, उन्होंने कहा 5 साल 5 दिन ले ली उन्होंने कहा नहीं बस अब बहुत काफ़ी है, हमारा पेट खराब हो जाता, हम ज़्यादा नहीं लेते। तो डॉक्टर ने कहा, यानी हमने कहा कि नहीं इसको आप 5 दिन नहीं लें, आप इसको कम से कम 10 से 12 दिन लें, और फिर भी मैं बताऊंगा कि आया कि मजीद लेनी है नहीं लेनी। लेकिन उसने फिर भी ड्रॉप कर दी। उसने कहा नहीं अब मैं बिल्कुल सही हूँ। हमने महसूस किया कि जब जरासीम नहीं गया अभी इसका। तो यहाँ ये बात है, जैसे बताया कि एंटीबायोटिक आपकी यूज़ करने का असल जो फैसला है वो डॉक्टर करता है, और वो जो बीमारी के हिसाब से करता है। मैंने ऐसे ही मैंने बताया कि आपकी जैसे तकलीफें सारी ख़त्म होगी। एक जनरल रूल ये है एंटीबायोटिक का जो हम अप्लाई करते हैं कि उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती। सब ये कि आपको जैसे फर्ज करने दी, आपको गले में तकलीफ है या कोई तकलीफ है, हमने कहा कि आप 5 दिन ले लें या 10 दिन ले लें, आपने कहा 10 दिन ले लिया पूरा को, आपने कहा कि सर अभी भी कुछ मौजूद है प्रॉब्लम, तो हम कहेंगे कि ठीक है आप ये मजीद खाएं, उस वक्त तक खाएं जब तक कि आपकी सारी बीमारी खत्म हो गई। दिन बढ़ा सकते हैं और उसके जिस दिन आपने कहा कि आज मैं बिल्कुल सही हूँ, मजीद 2 दिन ऊपर और लें, अच्छा पे खत्म कर दें, ये अब आप कंप्लीट इंशाल्लाह क्योर हो गया। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है एक हम लोगों के जहनों में वो गलत कॉन्सेप्ट है। हम लोगों के जहनों में ये है कि अगर आपने लेनी है 5 दिन 8 दिन या बस यही एक कोर्स का टाइम है, इससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो फिर आपको मुश्किलात होना शुरू हो जाएंगी, ये जहनों में बसा हुआ है कहीं। इसी वजह से हम अपने कोर्स को रोकने के बाद अपनी तकलीफ पूरी हमारी खत्म नहीं होती, यही बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कह रही है। और एक सबसे बड़ी वजह आजकल देखें आप बीमारियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि इनकम्प्लीट थेरेपी होती है, और डॉक्टर बाज़ औक़ात डॉक्टरों के भी नेग्लिजेंस होते हैं कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं एंटीबायोटिक का वो इतना जो है राइट अवे नहीं है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। आप बार बार चेंज कर रहे हैं एंटीबायोटिक को, तो वो नहीं है। प्रॉपरली मैनेज करके एक टाइम आप दें और उसको पूरा यूज़ करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका टेस्ट कर लें आप, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं छोड़ें। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे जो है वो तकलीफ बाकी है और उसको आपको 12 दिन हो चुके हैं यूज़ करते हुए, तो आप मज़ीद 2 दिन ये करेंगे, लेकिन उसमें एंटीबायोटिक अभी चेंज नहीं करें, इसलिए कि वही सीरम लेवल वही इसका सीरम लेवल जो है ब्लड में पूरा अचीव हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। हो सकता है कि आपका जो जर्म्स है उसमें जो जरासीम है वो उसकी पावर अभी भी ज़्यादा हो, तो वो ख़त्म होने में टाइम ले रहा हो, तो आप दें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उस सूरत में एंटीबायोटिक चेंज होती है जब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हों। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी एंटीबायोटिक लेनी है, आपके दांत का दर्द है, आप बहुत अच्छा आपको रिकवर भी हो रहा है, मगर उसके साथ आपका मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, हालांकि मैदे की भी दवाई शामिल होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, कोई मोशन शुरू हो गया या कोई उल्टी शुरू हो गई, या पेन सीवियर शुरू हो गया, तो उस टाइम पे आप एंड पे पहले तो आप देख लेंगे प्लस करके कोई थेरेपी कि वो आपकी ठीक हो रही है, अगर नहीं है तो एंटीबायोटिक चेंज कर सकते हैं आप, ऐसे कर लें कि जो और लीस्ट इफेक्ट उसके हो ना, साइड इफेक्ट हो, तो हम ये कर लेते हैं। तो इसमें हम पेशेंट से कहते हैं कि आप कोऑपरेट करें डॉक्टर के साथ, ये नहीं हो कि आप छोड़ दें या कोई और मेडिसिन ले लें। इसलिए हमें पता है कि हमने ये जो मेडिसिन दी थी एंटीबायोटिक, इसने इतना रेंज किया, अगर इसका कोई जरासीम रह रहा है तो ये एंटीबायोटिक उसको कवर कर लेगी। तो ये प्रॉपर यूज़ है, इसमें कोई मिस यूज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर एक चीज़ का मुकम्मल एंटीबायोटिक कोर्स किया जाता है, जब तक कि बीमारी ख़त्म ना हो, तो ये इनके रिकनेसिस नहीं होते इन बीमारियों के, और पेशेंट मुकम्मल रिकवरी होती है इसकी। ठीक है, इसका मतलब है कि शायर शायरी में ये कहना चाहता है कि आप एंटीबायोटिक अगर आपको जो है उसका कोई ऐसा असर नहीं आ रहा है, ना आपके मैदे में दर्द है, ना आप डिस्टर्ब हो रहे हो, ना आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना कोई साइड इफेक्ट, अगर आसान अल्फाज में कहूँ और आप समझ जाएं, तो फिर आपने उसको 12 दिन लेना, और फिर भी ठीक नहीं हुआ तो फिर आप उसको 2 दिन और मोर देन 2 वीक्स हो सकती है, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अब उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि 5 और 8 दिन या 7 दिन और उसके बाद वो छोड़ देते हैं, तो इस तरह से फिर आपको दवाई का असर नहीं होगा। अच्छा, बीच में एंटीबायोटिक, डॉक्टर साहब मैंने तो टॉपिक ही चेंज कर दी है, मैं तो फुल टॉपिक से हट के दूसरी तरफ आ गई हूँ। डॉक्टर साहब ये वाली चीज मैं आपके साथ बहुत ज्यादा करती हूँ, मैं फुल घूम के टॉपिक चेंज कर देती हूँ। चले फिर मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। अच्छी बात है, हम तो एक अवेयरनेस देने लोगों को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग एंटीबायोटिक को बीच में छोड़ देते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता
और छोड़ देते हैं, मतलब बेहतर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि नहीं भाई मेरे तो किडनी प्रॉब्लम हो जाएगा, इतनी हार्ड दवाइयाँ, जो कि हम खुद बड़ा डॉक्टर बन जाते हैं ना, हम कहते हैं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं और कोई तकलीफ ना हो जाए और इस तरह की कोई चीज़ें ना हो जाए, तो हम लोग सही। बीच में छोड़ देते हैं। क्या बीच में इस तरह से इस दवाई को छोड़ना, एंटीबायोटिक को छोड़ना, उसको कोर्स को ना पूरा करना, वो हमारे लिए क्या किसी मुश्किल का हम सामना करेंगे इस तरह से देखिए करके? इतनी खूबसूरत आपका क्वेश्चन है ये और बात है, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ आपको। इसकी वजह यही है कि देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, हर डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि जब दवाई दे तो मरीज़ को पूरा कन्वेंस करे कि देखो ये मर्ज़ है तुम्हारा, इतने वक्त खाने ये नहीं खाओगे तो ये इसके हज़ार हैं। मिसाल के तौर पे टाइफाइड है, टाइफाइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उसका एक ड्यूरेशन है कि आपको इस वक्त देना है। आप उसमें बाद वक़्त 2 हफ्ते भी दवाई खानी पड़ती है। आप क्या करते हैं, 1 हफ्ते में बुखार उतर गया, सब हो गया, आपने छोड़ दी। नहीं मुझे ये जैसे आपने बताया कि उसको गुर्दे की तकलीफ हो रही है, खुद हो रही है, इनका टाइफाइड कभी ख़त्म नहीं होगा, ज़िंदगी भर चलता रहेगा, हड्डियों में चला जाएगा, डबल टाइफाइड हो जाएगा। ये बीमारी इसी तरह आती हैं। मलेरिया की प्रॉपर वे में आप थेरेपी नहीं लेंगी तो ये मलेरिया अंदर जाएगा, आपका डैमेज करेगा, आपका हेमोलाइसिस करेगा, बेहतरीन ऐसी आपकी बीमारियां डेवलप कर देगा, आप सब परेशान हो जाएंगे। इसके साथ जो है जैसे टीबी है, या जैसे टीबी है, टीबी देखिए कितना अहम मर्ज है ना, उसका इलाज जो है 8 महीने 9 महीने होता है, 4 महीने। जब 8 महीने 9 महीने जब एक चीज़ का इलाज हो रहा है तो आपके जहन में नहीं आ रहा कि आप इतना लंबा इलाज कैसे कर रहे हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने डॉक्टर की बात को समझें, और वो डॉक्टर को भी चाहिए कि वो इंतहाई टेस्ट मैच करा के समझदारी के साथ वो मेडिसिन दें। बीच में ब्रेक करना बिल्कुल सही नहीं है। हमारा मैसेज भी आज यही है और मेरा मैसेज भी आज यही है कि बीच में ब्रेक बिल्कुल सही नहीं है। अगर सड़क पे तेज रफ्तार सड़क पे आप फास्ट ट्रैक पे और गाड़ी जा रही है और अगर आपने बीच में ब्रेक लगाई तो खतरनाक किस्म के नतायज का सामना आपको करना पड़ेगा। तो बीच में ब्रेक वो वाली हो, बीच में ब्रेक दवाई वाली हो नहीं लगानी। डॉक्टर साहब जरा जाते जाते रेमेटिक फीवर के बारे में बताएं कि हमने साइड ट्रीटमेंट के बारे में तो जो कोशिश हो सकी इस टाइम में हम लोगों ने की। अब मुझे ये बताएं कि उस सिचुएशन में खाना, क्योंकि हम लोग सबसे एक मुश्किल तरीन चीज और जो हम नहीं समझते कि हमें किस बीमारी में किस तरह का खाना खाना है जो हमें तकलीफ से बचाएगा, थोड़ा सा अगर वो बता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए हर बीमारी में उसके हिसाब से उसकी ग़िज़ा डाइट जो है ना वो सेलेक्ट की जाती है जी। गले की बीमारियों की जो सबसे अहम वजह है वो ये होती है कि हम ठंडी चीज़ें नहीं देते हैं यूजुअली ना। ठंडा पानी हो गया आपका ना, इसी तरह जो भी खट्टी चीज़ें हम उसको अवॉइड करते हैं, और सेमी हॉट वाटर है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा था कि गले हमारे ख़िलाफ़ कोविड-19 जो हुआ था कोरोना, उसमें भी यही था, और उसमें भी हॉट वाटर लिया जाता था ना, पीते थे ना, तो उससे काफ़ी गले बेहतर हो जाते थे। तो सबसे पहली चीज़ है आपका पानी, नीम गर्म पानी, ये फर्स्ट आपकी चॉइस होनी चाहिए। या ठंडा पानी नहीं लें, खट्टी चीज़ें आप कोई नहीं लें आप इसके साथ जो गले की बीमारियाँ हैं उसमें अंडा हाफ बॉयल है, यानी हॉट चीज़ें जो हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन है, ये आपको लाजमी लेनी पड़ेगी। इसकी वजह ये है कि गले की बीमारियों मैंने आपको बताया था कि इसमें खून की कमी होती है, वजन भी लॉस होता है, वेट लॉस होता है, तो आपको वो तमाम चीज़ें विटामिन लेने पड़ेंगे इसके अंदर। इसमें बहुत जल्दी विटामिन कम होते हैं, कैल्शियम वेवल डी, विटामिन डी हो गया, B1 B6 ये सारे विटामिन ये कम हो जाते हैं। तो आपको डॉक्टर से रुजू करके वो, और डाइट हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं उसमें तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि हम फर्स्ट लाइन प्रोटीन डाइट लेते हैं, जैसे मीट हो गया, फ़िश हो गया या एग हो गया, तो इसके लिए बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट वन डिज़ है, हाई प्रोटीन डाइट बेहतरीन है आपके लिए। आपको इसके अंदर आपको कोई सप्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अच्छी ग़िज़ा से। लेकिन अगर आप सेकंड लाइन लेते हैं ट्रीटमेंट और थर्ड लाइन लेते हैं तो उसमें पे आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप आए, तशरीफ़ लेके आए, इतनी मज़े की चीज़ें जो मुझे बहुत सारी नॉलेज आपके साथ बैठ के होती है। और डॉक्टर साहब मैं आधी डॉक्टर बन चुकी हूँ माशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ इतनी सारी चीज़ों का पता चल जाता है मुझे कि मैं खुद कभी कभी महसूस करना शुरू कर देती हूँ मैं डॉक्टर साहब हो चुकी हूँ। पर डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए, इसी तरह आप आते
रहें और इसी तरह हमारे देखने वालों को जो है वो जिस तरह की एक हमारा माइंड सेट है ना, हम लोग को जो चीज़ें जिस तरह से समझ आई, हमने सुनी या जिस तरह से चीज़ों के साथ हम चल रहे हैं, हम समझते हैं कि शायद वो ठीक है। तो अब एक अच्छी चीज़ है कि आप आते हैं और उसमें बेहतरी आती है, लोगों को चीज़ों का पता चलता है और उस हवाले से वो अपनी ज़िंदगी में जब इन चीज़ों को ऐड करते हैं तो आसानी होती है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ, अगर हमें फीडबैक आइंदा अगर पता चले तो फिर मैं रेगुलर बैठूं इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। इसी तरह देखते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सुबह सुबह सैटरडे संडे मैं आपके साथ होती हूँ और इसी तरह मज़ेदार ज़बरदस्त जो है वो हमारा शो होता रहता है जिसमें हम मज़े मज़े की बातें भी करते हैं। कुछ मेरी बातें होती, कुछ हमारे जो गेस्ट हैं उनकी बातें होती है और कोशिश मेरी होती है कि ज़्यादातर हमारे गेस्ट जो है वो बात करें और मैं थोड़ा थोड़ा कम बात करूं। कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि एनी बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है, एनी बस सवाल करने के बाद सुनती है। उसकी वजह ये होती है कि मैं हफ्ते में जो है तकरीबन 6 दिन आपको ऑन एयर नज़र आती हूं, तो मुझे पता होता है कि 6 दिन तो आप लोग मुझे देख रहे हैं। जो मेरे गेस्ट आए हैं उनको मैं बात करने का मौका दूं, इसी तरह अपनी मोहब्बत देते रहे। अब एक और मोहब्बत आपने देनी है कि चंद सेकंड की ब्रेक, और ब्रेक से मैं वापस आ रही हूँ, फिर देखिएगा कि होता क्या है।